दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की रायसीना हिल्स के एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक है। एक तरफ देश के गृह मंत्री का बैठना होता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कार्यालय है। यानी राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर रायसीना हिल्स के दोनों तरफ की वह लाल दीवारों में सिमटी हुई इमारत है, जिस इमारत के भीतर इस देश को चलाने की पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन आप जानकर हैरत करेंगे कि बीते एक हफ्ते से सरकार के कामकाज की सांसें उखड़ी हुई हैं। राजनीतिक तौर पर जो हालात चुनाव को लेकर और बीजेपी के भीतर से निकलते हुए संघ परिवार के भीतर हिचकोले खाने लगे हैं, उसमें दिल्ली की धड़कनें इस तेजी से बढ़ जाएंगी, इसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी। कम से कम बीते 10 बरस में तो किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति आने के ठीक समानांतर सबसे बड़ा सवाल वो कौन सा है जिससे इस दौर में रायसीना हिल्स की कंपकपी छूटी हुई है। दरअसल यह मसला कोई दूसरा नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव में भी जिक्र इस देश के कॉरपोरेट के होने का है। यह अपने आप में एक अजीबोगरीब परिस्थिति हो सकती है कि किसी पार्टी का नेता वोटरों को यह समझाने लगे कि उनकी नौकरी कॉरपोरेट ने छीन ली। कॉरपोरेट शब्द से ज्यादा यहां पर अंबानी और अडानी कह सकते हैं। वोटरों को समझाने लगे कि जिस महंगाई के दायरे में आप फंसे हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह अंबानी और अडानी है। यह भी बताने लगे कि इस देश के भीतर में किसानों के सामने जो मुश्किल है, मजदूरों के सामने जो त्रासदीदायक परिस्थितियां हैं, उसकी वजह अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में आज भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकल पड़े, उस यात्रा के बीच बीच में जहां जहां वो रुके और उन जगहों पर वहां जो भी उन्होंने कहा, वो बड़ा सीधा संदेश वोटरों के लिए था कि इस देश को चलाते हुए नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी तो दरअसल किसी के इशारे पर चलते हैं और वो इशारा अंबानी और अडानी सरीखे कॉरपोरेट का है। तो क्या हरियाणा सरीखे चुनाव में भी भारत की राजनीति केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर चुकी है, या प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर चुकी है? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अक्सर अलग अलग होते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तर्ज पे तय किया कि अब वो अगले 3 दिनों तक, यानी आज, कल, परसों, तरसों, 3 तारीख के शाम 5 बजे तक हर दिन हरियाणा की सड़कों पर निकलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हकीकत क्या है और किस तरीके से इस देश में लूट हो रही है, किस तरीके से अगर हरियाणा के युवाओं को देश छोड़कर विदेश जाना पड़ता है और उस पर एक बड़ी पैसे की रकम खर्च हो जाती है जो लाखों में है, उतने पैसे लगाकर भी वह इस देश के भीतर, वह भी हरियाणा जैसे राज्य में, ना तो कोई धंधा कर सकते हैं, ना किसी बिजनेस में शरीक हो सकते हैं, ना ही उन परिस्थितियों के साथ अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं कि उनके पास 40-50 लाख रुपए हैं। अग्निवीर की परिस्थितियां भी इस देश के डिफेंस सर्विस और डिफेंस प्रोडक्शन के साथ अडानी को मिले हुए एनओसी, जो कि अब डिफेंस के क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, और दुनिया के उन देशों के साथ उनके ताल्लुकात हो चले हैं जो हथियार बनाते हैं, उन देशों के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी वैदेशिक नीति करीब की बनाई है क्योंकि बिजनेस अडानी का चल सके। यानी भारत की राजनीति में इससे पहले अगर आप इंदिरा गांधी के दौर को याद कीजिएगा तो टाटा बिरला का जिक्र जरूर होता था। राजीव गांधी ने इसीलिए दूरी धीरू भाई अंबानी से बनाई। लेकिन उस दौर में कांग्रेस के भीतर से ही कुछ लोग निकल कर आए और धीरू भाई अंबानी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कमरे तक ले गए। लेकिन भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते साधते प्रधानमंत्री को ही कॉरपोरेट और अंबानी अडानी का पपेट बताते हुए एक ऐसी राजनीतिक लकीर लोगों की जिंदगी से जोड़कर राहुल गांधी
खींच रहे हैं उसमें शायद हरियाणा के भीतर के मुद्दे जो सामान्य तौर पर जातीय समीकरण और 36 बिरादरी के इर्द गिर्द चलते हैं, उसमें भी शायद पहली बार यह सवाल बड़ा हो गया, क्या इस तरीके से राजनीतिक लूट होती है और इस तरीके से हरियाणा के भीतर बीते 10 बरस में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किसान संघर्ष करता है लेकिन उसकी कीमत मिल नहीं पाती है, एमएसपी तो आपने बढ़ा दी लेकिन एमएसपी को कानून में नहीं बदला कि अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप बोली जो भी लगाते चले जाइए, उसमें किसान भी आ गया, जवान भी आ गया, नौजवान भी आ गया, पहलवान भी आ गया, महिलाएं भी आ गई, और इस देश के भीतर का वह स्ट्रक्चर भी आकर खड़ा हो गया जिस पर या जिसकी लगाम प्रधानमंत्री मोदी के पास है। यानी हरियाणा की जीत हार क्यों महत्वपूर्ण हो चली है और हरियाणा की जीत हार के बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी और इस देश के कॉरपोरेट अडानी कैसे खड़े कर दिए गए, ये राहुल गांधी ने आज जो जीटी रोड बेल्ट है, उस जीटी रोड बेल्ट पे जब आप जाएंगे तो वो पंचकुला से शुरू होती है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यहां तक आती है ये पूरी बेल्ट। इसमें 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में से 2014 में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी, 2019 में 12 सीटें जीती थी, कांग्रेस 9 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस पूरे के पूरे बेल्ट में पहली बार नजर आ रहा है कि 23 सीटों में से क्या बीजेपी 3 सीट भी जीत पाएगी, जबकि यहां पे जो बड़े नेताओं के नाम आप लेंगे तो उसमें अनिल विज भी आते हैं, उसमें नायाब सैनी भी आते हैं, उसमें सुभाष सुधा भी आते हैं, गुज्जर भी हैं, कुंवरपाल गुज्जर भी है, महिपाल डांग भी है, ये तमाम लोग आते हैं। लेकिन अभी तो पहले दिन की यह रैली और यात्रा थी, और इस रैली यात्रा में राहुल गांधी ने 2 मैसेज बहुत साफ तौर पर हरियाणा के भीतर जो उलझी हुई राजनीति थी उसमें दे दिया। पहली बात तो यही कह दी कि यह कांग्रेस है और मैं कांग्रेस की अगुवाई कर रहा हूं, यानी जिस राजनीति को मैं साधना चाहता हूं, जिस तरीके से चाहता हूं, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। यानी अभी तक जो मैसेज था, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है, यह सिर्फ जाट समुदाय की कांग्रेस है? उनसे हटकर शैलजा एक दूसरे रास्ते चल पड़ी थी और माना जा रहा था कि दलित वोट बैंक बिखर जाएगा। 21% दलित वोट है, और अगर नेताओं के आश्रय वोट चलते हैं तो यकीनी तौर पर जब वो शुरू में प्रचार पर नहीं निकली तो वो थम सा गया, रुक सा गया। लेकिन आज बहुत ही शालीनता के साथ राहुल गांधी ने, जो हमारे पीछे तस्वीर लगी हुई है, इसमें आप तस्वीर को देखिए, प्रियंका गांधी है, उनके बगल में शैलजा है, उसके बाद राहुल गांधी है, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। धीरे धीरे राहुल गांधी पीछे हो गए और एक हाथ जो शैलजा के हाथ में था और दूसरा हाथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था, दोनों हाथों को उन्होंने मिला दिया। यह मोहब्बत की राह है। राहुल गांधी ने बहुत ही सलीके से इन 2 हाथों को मिलाकर हरियाणा की राजनीति में यह संकेत दे दिया कि अगर हरियाणा में जाट और दलित ही एक साथ आकर खड़ा हो जाए और मुस्लिम समुदाय जो कम है, लेकिन अगर ये सब साथ मिलकर सामने आ जाएं तो फिर इसके बाद सुपड़ा साफ तो बीजेपी का हो जाएगा। लेकिन सवाल उसके आगे का है। यह सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा चुनाव हरियाणा में है। और ध्यान दीजिए, राहुल गांधी का टोन बदला नहीं है। राहुल गांधी जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव के वक्त कॉरपोरेट या मोदी की इकोनॉमी को निशाने पर ले रहे थे, उस नेक्सस को बता रहे थे, अब उसमें कहीं ज्यादा तीखे स्तर पर वह चोट कर रहे हैं। लेकिन वह अब समझ चुके हैं कि चुनावी जीत हार उस राजनीति का भी खेल होता है जो गांव गांव जाति के हिसाब से, समुदाय के लिहाज से बटी हुई होती है। और इसीलिए एक मैसेज उन्होंने आज खुले तौर पर कई मौकों पर दी। अपनी यात्रा करते वक्त वो लगातार इस संदेशे को दूर करते चले गए कि देखिए, सरकार तो सबकी बनेगी, यानी सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं होगी, यानी सिर्फ
जाट ये ना सोचें कि वह प्रभावशाली हैं, वो ताकतवर हैं, तो उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। ये मैसेज देने की कोशिश उन्होंने जरूर की है। और राजनीतिक तौर पर हरियाणा के भीतर की राजनीति को साधने के लिए इस दौर में बीजेपी ने 3 हथकंडों को जरूर अपनाया, या कहें 3 हथियारों को जरूर अपनाया। उसमें बड़ा हथियार उन नेताओं को लेकर था जो कांग्रेस छोड़कर निकले, निर्दलीय होकर चल रहे थे, और जहां जहां उनकी ताकत कम पड़ रही थी, अपने ही कांग्रेस उम्मीदवार के सामने बतौर निर्दलीय उनके पीछे बीजेपी खड़ी आई। एक झटके में सभी को, तकरीबन 18 उम्मीदवारों को बाहर कांग्रेस ने कर दिया, 6 बरस के लिए बर्खास्त कर दिया। तो क्या पहला हथियार धराशायी हो गया? दूसरा हथियार, हर कोई जब जान रहा था कि दरअसल यह इलेक्शन तो हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने और नहीं बनने देने का हो गया है, यानी खट्टर और नायब सिंह सैनी एक झटके में गायब हो गए, महत्वपूर्ण भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द जाट वोटरों की तादाद, उनकी ताकत, इन सब को लेकर अमित शाह अपने भाषणों में लगातार यह कहते रहे कि नौकरी भी मिलेगी तो उसी समुदाय विशेष को मिलेगी, इसमें बाकियों का योगदान नहीं होगा। यानी यह उस 36 बिरादरी के भीतर एक मोटी लकीर खींचने की भी कोशिश हुई, जिससे मैसेज जाए वाकई यह चुनाव हुड्डा के सीएम बनने या ना बनने को लेकर हो रहा है। और तीसरे हथियार के तौर पर वही आरक्षण और वही संविधान और वही अग्निवीर का सवाल अपनी परिभाषा के तहत बीजेपी खड़ी करती नजर आई। और ध्यान दीजिए, इन तीनों परिस्थितियों को राहुल गांधी ने शायद अब समझ लिया। पहला मैसेज तो वो इस बात को लेकर समझ गए कि 36 बिरादरी का जिक्र है तो सभी को साथ लाना होगा।